सो लास्ट वीडियो में हमने एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड स्कीम कर लिया था एंड देन पेंशन स्कीम भी कवर कर लिया था, और आज हम थर्ड स्कीम कवर करेंगे, दैट इज एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। सो जो भी प्रोविडेंट फंड के अंदर आता है वो ऑटोमेटिकली पेंशन स्कीम के लिए भी एलिजिबल होता है और ये इंश्योरेंस स्कीम के लिए भी एलिजिबल होता है। सो नाउ ये स्कीम किस लिए है? टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस बेनिफिट्स एंड इट कवर्स ऑल एम्प्लॉयज विच आर ऑलरेडी इनरोल्ड अंडर दिस ईपीएफ स्कीम। मतलब जो भी एम्प्लॉई है वो ईपीएफ के अगर अंदर आ गया है तो वो ऑटोमेटिकली पेंशन स्कीम का भी बेनिफिट उठा सकता है एंड दिस इंश्योरेंस स्कीम का भी बेनिफिट उठा सकता है। नाउ इसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं दीज आर लिंक्ड टू द अमाउंट ऑफ एक्यूमुलेशन इन द पीएफ अकाउंट। जैसे बताया था ना कि उस टाइम एम्प्लॉयर अगर 12% दे रहा है तो उसका 8.33% पेंशन में जाता है, देन कुछ अमाउंट 3 पॉइंट समथिंग वो जा रहा है हमारे प्रोविडेंट फंड में, और जो बचा हुआ रिमेनिंग अमाउंट है डेट्स आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 0.5% वो जाएगा इस डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस में। नाउ विल सी द कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय का जीरो कंट्रीब्यूशन है। एम्प्लॉय का जीरो कंट्रीब्यूशन पेंशन वाले एक्ट में भी था। सो एम्प्लॉय का जीरो कंट्रीब्यूशन है और एम्प्लॉयर यहाँ पे 0.5%, वही जो 12% है उसी में से डिवाइड होकर ये 0.5% ऑफ द बेसिक सैलरी या फिर मैक्सिमम 75 रुपीज पर एम्प्लॉय पर मंथ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट करता है। अलॉन्ग विद दैट जो भी उस एम्प्लॉय का टोटल वेज है उसका 0.1% जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस की तरफ। अब ये तो कंट्रीब्यूशन हो गया जो कि एम्प्लॉयर दे रहा है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस का 0.1%, मतलब सॉरी टोटल वेजेस का 0.1% एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस की तरफ जा रहा है। अलॉन्ग विद दैट बोनस ऑफ 1,50,000 इज ऑल्सो प्रोवाइडेड। मतलब ये एक्यूमुलेशन है, ये इंश्योरेंस का टोटल। अब ये है प्रोटेक्शन, आप कहीं पे भी हो कहीं भी हो, अगर आप इसके अंदर एप्लीकेबल है तो आपको इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जरूर मिलेगी। एंड अब इन केस ऑफ डेथ, अगर किसी इंसान की जो कि इसके अंदर एम्प्लॉयड है या फिर जो बेनिफिशियरी है उसकी डेथ हो जाती है, इन दैट केस उसका क्लेम का अमाउंट कितना होगा? 30 इंटू एवरेज मंथली सैलरी इन द लास्ट 12 मंथ्स प्लस द बोनस जो कि 1,50,000। अब यहाँ पे ये मैंने मैक्सिमम 15,000 इसलिए लिखा है, मतलब ऐसा तो नहीं कि इसके अंदर कोई भी इनरोल्ड है तो जो लिमिट है उस सैलरी की वो मैक्सिमम 15,000। मतलब अगर किसी की सैलरी 14,000 है तो 14,000 इंटू 12 मंथ्स इंटू 12 करके और उसको 30 से मल्टीप्लाई करके और साथ में ये बोनस उसका क्लेम होगा। लेकिन अगर उसकी सैलरी 18,000 है तो ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे 12 इंटू 18 करेंगे, मतलब 12 महीने इंटू 18,000। हम लोग मैक्सिमम 15 ही ले सकते हैं। अगर 15 से कम है तो कम वाला लेंगे, अगर 15 से ज़्यादा सैलरी थी उसकी और वो इसके अंदर एप्लीकेबल था या फिर उसने अपना इसके अंदर एम्प्लॉय कर रखा था तो उसमें उसको 15,000 ही मैक्सिमम जाएगा। अब एक और चीज़ है, मैक्सिमम 7 lakhs इन केस इवेंट ऑफ डेथ ड्यू टू द नेचुरल कॉजेज, इलनेस और एक्सीडेंट। ये पहले 6 लाख था बट अभी रिसेंट वाला याद करना है। नाउ नेक्स्ट एक्ट इज ESI एक्ट 1948। इसमें हमारा ये ईयर इंपॉर्टेंट है, डेट इज 1948। अब ये एक्ट क्या करता है? इट प्रोवाइड्स फॉर मेडिकल केयर, कैश बेनिफिट्स ड्यूरिंग कंटिजेंसीज। मतलब इस एक्ट के अंदर जो भी एम्प्लॉयज इनरोल्ड हैं उनको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, मैटरनिटी बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, डिसेबलमेंट बेनिफिट, और वी कैन से इन केस ऑफ डेथ एटसेट्रा। सो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, हम लोग वो सारे बेनिफिट्स इस एक्ट के अंदर देखेंगे। अब ये जो इंश्योरेंस है ये एक तरीके का इंश्योरेंस है आपको जो प्रोवाइडर, तो ये जो इंश्योरेंस है वो यूनियन लिस्ट के अंदर आता है। नाउ इफ वी सी दी एप्लीकेबिलिटी, मीन्स ये जो एक्ट है किस पे एप्लीकेबल है। ये चाहे वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो, मीन्स ऑर्गेनाइजेशन हो, या अनऑर्गेनाइज हो, अगर उसमें 10 लोग या 10 से ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं तो ये उस पर एप्लीकेबल है। नॉन सीजनल फैक्ट्री पे भी एप्लीकेबल है, सेम कंडीशन 10 या 10 से ज़्यादा। तो हम लोग अपने जो देख कर आए थे EPF एक्ट में, उसमें 20 वर्कर्स का वो था, मीन्स वी कैन से द बाउंड्री थी कि 20 एटलीस्ट 20 वर्कर्स होने चाहिए या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन ये जो ESI एक्ट है, स्टेट इंश्योरेंस, दोनों एक्ट अलग अलग है। प्रोविडेंट फंड में अगर हम लोग देखें तो जो भी प्रोविडेंट फंड में इनरोल होता है उसको पेंशन के लिए भी वो एलिजिबल हो जाता है, और एक डिपॉजिट इंश्योरेंस मीन्स डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस है उसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन ये ESI एक्ट इज़ डिफरेंट। 1948 का ये एक्ट है, इसके अंदर इसके खुद के मैटरनिटी बेनिफिट है, डिसेबलमेंट है, सारे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब इसमें जो लिमिट है वो ये 10 पर्सन की है। एंड देन इसमें बहुत सारा अलग डेफिनेशन, लाइक कोई भी शॉप्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स, सिनेमास, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 10 या 10 से ज़्यादा लोग, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड हो चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड हो, even the private medical institutions or the educational institutions, if they are employing at least 10 or more than 10,
इन दैट केस ऑल्सो दिस एक्ट इज एप्लीकेबल. नाउ यहाँ पे जो महाराष्ट्र है और द चंडीगढ़ है ये है एक्सेप्शन में, क्योंकि यहाँ पे अगेन 20 वर्कर्स का थ्रेशोल्ड है. नाउ सीजनल फैक्ट्रीज वो होती हैं जो कि साल में एटलीस्ट 7 महीने के लिए मतलब ऑपरेट करती हैं, उसके बाद वो नहीं करती हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस कॉटन गिनिंग, कॉटन और जूट प्रोसेसिंग एटसेट्रा. नाउ अब हम ईपीएफ जो एक्ट कर रहे थे उसमें लिमिट थी 15,000. अब यहाँ पे जो एम्प्लॉय की लिमिट है, एम्प्लॉयज विद अ वेज, मतलब इसमें जो लिमिट है वो है 21,000. मतलब अगर कोई एम्प्लॉय है वो इसका बेनिफिट तभी उठा पाएगा या तो उसकी सैलरी 21,000 है या उससे कम है, और हम जो पीएफ वाला कर रहे थे उसमें 15,000 या उससे कम है. नाउ विल सी द कॉन्ट्रीब्यूशन पीरियड एंड द बेनिफिट पीरियड. मतलब वो कुछ साल में कुछ महीनों के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करेगा और फिर कुछ महीनों में उसका बेनिफिट उठा सकता है. इतने सारे बेनिफिट्स है, वो सारे बेनिफिट्स उठा सकता है. कॉन्ट्रीब्यूट उसको साल में कुछ दिनों के लिए करना है और वो मल्टीपल बेनिफिट्स उठा सकता है. सो विल सी. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एम्प्लॉय है उसने कॉन्ट्रीब्यूट करा 1 अप्रैल टू 30 सितंबर, सो वो उसका बेनिफिट ऐसा नहीं है कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में उठाएगा, नहीं, उसका बेनिफिट उठाएगा 1 जनवरी ऑफ द फॉलोइंग ईयर टू 30 जून. सो मतलब 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कंट्रीब्यूट करा, उसके बाद 1 जनवरी से 30 जून तक उसने उसका बेनिफिट उठाया. देन अगर कोई एम्प्लॉय है, मतलब वो उसका बेनिफिट बाद में भी उठा सकता है. ये है कि आप अगले 3 महीने तक उसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे. अगर वो कंट्रीब्यूट करता है 1 अक्टूबर टू 31 मार्च, देन अगेन अप्रैल मई जून तक नहीं, देन जुलाई टू 31 दिसंबर. अब इसका बेनिफिट उठाने के लिए एक स्पेशल क्राइटेरिया है. वो क्राइटेरिया है कि जो आपका कंट्रीब्यूशन पीरियड है उसमें आपने एटलीस्ट 78 डेज तक कंट्रीब्यूट किया हो, तब आप 91 डेज का बेनिफिट उठा पाएंगे. अगर आप 78 डेज से कम का कंट्रीब्यूशन, मतलब उससे कम डेज का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आप ये बेनिफिट नहीं ले सकते हैं. अब ये जो ईएसआई एक्ट है इसमें भी एक डब्बा है. मीन्स यहाँ पे जो एम्प्लॉय है वो अपना कंट्रीब्यूशन करता है, साथ में एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करता है. अब ये जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर है इनका फिक्स्ड परसेंट ऑफ वेजेस है, दैट इज 4%. सो ये दोनों मिला के 4% जो भी है, मतलब ये जो एम्प्लॉय का वेज है उसका 4% ये कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें से अभी हम देखेंगे कि एम्प्लॉय है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है 0.75%, और जो एम्प्लॉयर है वो करता है 3.25%. अब यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कंट्रीब्यूट करती है कितना, 1/8 ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द मेडिकल बेनिफिट. रेस्ट जो भी आता है वो डिपॉजिटेड फंड से आता है. अब ये जो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट कर रही है यहाँ पे, मतलब 1/8 कंट्रीब्यूट कर रही है, इट शुड नॉट बी मोर देन 1500 पर इंश्योर्ड पर्सन पर एनम. नाउ अब हम इसके बेनिफिट्स देखेंगे, मतलब कंट्रीब्यूशन पीरियड खत्म हो गया. नाउ विल सी द बेनिफिट्स. 6 type of benefits are there which are provided from this fund. पहला है मेडिकल बेनिफिट, फुल टाइम मेडिकल केयर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. मतलब यहाँ पे कोई एक्सपेंडिचर की सीलिंग ही नहीं है. आप अगर एक बार इसके अंदर इंश्योर्ड हैं तो आप इसके बेनिफिट्स उठा सकते हैं. सो उसके फैमिली मेम्बर भी उठा सकते हैं इसका बेनिफिट. जो भी इंश्योर्ड पर्सन है और वो जो भी फैमिली मेम्बर है वो भी इसका बेनिफिट ले सकता है. Now also it's available to retired and permanently disabled insured person. मतलब अगर कोई बेनिफिशियरी है, मानो कि वो रिटायर हो गया और या फिर परमानेंटली डिसेबल हो गया, तो इन दैट केस वो इसका बेनिफिट क्या ले सकता है, यस, ईएसआई का बेनिफिट ले सकता है. बस उसको एक टोकन अमाउंट पे करना होगा, वो होगा 120 रुपीज़. फिर वो बाकी नॉर्मल जैसी जो बिना रिटायर के लोग यहाँ पे बेनिफिट्स उठा रहे हैं वो भी इसका बेनिफिट ले सकता है. मतलब अगर वो रिटायर नहीं हुआ है तो वो और उसके फैमिली मेम्बर्स का बेनिफिट ले सकते हैं, और अगर वो रिटायर हो चुका है या फिर परमानेंटली डिसेबल्ड इंश्योर्ड पर्सन है या फिर उनके कोई स्पाउस है, इन दैट केस ऑल्सो वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन उनको बस एक टोकन अमाउंट पे करना होगा. सो ये है मेडिकल बेनिफिट. इस पर कोई लिमिट नहीं है, मतलब एक्सपेंडिचर की कोई लिमिट नहीं है, वो इसका बेनिफिट ले सकते हैं. नाउ दिस इज द सिकनेस बेनिफिट. अब यहाँ पे क्या है, पीरियोडिकल पेमेंट इन केस ऑफ सिकनेस सर्टिफाइड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर. नाउ यहाँ पे 70% ऑफ द वेजेस इज पेड, मैक्सिमम इज 91 डेज पर ईयर. सो जो भी वेजेस हैं उसका 70% आपको दिया जाता है. अगर आप बीमार हैं या फिर आप अपने काम पे नहीं जा पा रहे हैं तो आपको जो भी आपका वेज था उसका 70% दिया जाएगा. लिमिट तो 21,000 है,
बट आपको उसका 70% जो भी आपका वेज होगा उसका 70% वेज दिया जाएगा अगर आप बीमार हैं तो, और अगर आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो। लेकिन कितने दिन के लिए? 91 डेज के लिए। अब उस 91 डेज का फायदा उठाने के लिए आपको 78 डेज का कंट्रीब्यूशन तो करना पड़ेगा। सो अगर आप 78 डेज से कम का कंट्रीब्यूशन करते हैं तो फिर आप ये बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। नाउ ज़रूरी नहीं है कि कोई इंसान कितने, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई काफ़ी टाइम तक के लिए बीमार पड़े या फिर, तो उसे बोलते हैं एक्सटेंडेड सिकनेस बेनिफिट। इन दैट केस आप 2 साल तक के लिए बेनिफिट ले सकते हैं। मीन्स दिस अप टू 2 years इन केस ऑफ मैलिग्नेंट एंड लॉन्ग टर्म डिजीजेस। नाउ अगर इन्हांस्ड सिकनेस बेनिफिट, ये डिफरेंट केस है। इफ़ फैमिली प्लानिंग के लिए कोई स्टरलाइजेशन करवाना चाहता है, मीन्स फुल वेज मिलेगा आपको इफ़ यू आर गोइंग अंडरगोइंग दिस स्टरलाइजेशन, एंड इट्स एप्लीकेबल टू बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स के लिए 7 days का आपको पेड बेनिफिट मिलेगा और यहाँ पे 14 days फीमेल के लिए। नाउ हमने मेडिकल बेनिफिट देख लिया, सिकनेस बेनिफिट देख लिया, अब हम देखेंगे मैटरनिटी बेनिफिट। वैसे तो गवर्नमेंट आपको मतलब मैटरनिटी बेनिफिट प्रोवाइड करती है। इफ़ यू आर प्रेग्नेंट फॉर 26 वीक्स फुल वेज आपको मिलता है, बट इट इज़ एक्सटेंडेबल बाय 1 month ऑन द मेडिकल एडवाइस, और वो भी आपको फुल वेज मिलेगा। इसके लिए क्या कंडीशन है? अगर आप अपने प्रीवियस 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड में आपने एटलीस्ट 70 डेज का कंट्रीब्यूशन किया हो, तब आपको वो एक्सटेंडेबल 1 month का, वो भी फुल वेज के साथ कंट्रीब्यूशन मिलेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट, दैट द डिसेबलमेंट बेनिफिट। यहाँ पे पीरियोडिकल पेमेंट फॉर सफरिंग फॉर डिसेबलमेंट, मतलब आपको दिया जाता है। इसमें यही है कि आपको, अगर आप टेम्पररी डिसेबल्ड है या फिर परमानेंट डिसेबल्ड है, तो आपके लिए अलग अलग केसेस हैं। अगर आपको टेम्पररी डिसेबलमेंट मीन्स नॉट आपको, जनरली जो इसके अंदर इनरोल्ड है, सो मैं एक्चुअली एक्सप्लेन करने के लिए आपको ऐसे बता रही हूँ। सो अगर कोई पर्सन है और अगर वो टेम्पररी डिसेबल हो जाता है, इन दैट केस उसको 90% का वेज दिया जाएगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाता या रिकवर नहीं हो जाता। लेकिन अगर वो इंसान परमानेंटली डिसेबल हो गया है तो अब तो वो काम नहीं कर पाएगा। सो 90% ऑफ द, अप टू, यहाँ पे अप टू का मार्क है, अप टू 90% ऑफ वेज और एज मतलब जो भी इसका मंथली पेमेंट था उसका 90% तक दिया जाएगा। और ये अप टू इसलिए है डिपेंडिंग अपॉन द टाइप और द एक्सटेंट ऑफ डिसेबलमेंट। मतलब अगर उसको कितना मतलब वो जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो बताएगा कि इसको इतनी इंजरी हुई है या फिर वो इतना परसेंट इसका डिसेबलमेंट है, बहुत सारे परसेंट होते हैं, तो वो मेडिकल बोर्ड डिसाइड करती है और उसके बाद आपको उतना पेमेंट मिलता है। नेक्स्ट इज दिस डिपेंडेंट्स बेनिफिट्स। अब ये डिपेंडेंट्स को बेनिफिट तब मिलता है अगर कोई इंसान की डेथ हो जाती है जो भी केस के अंदर इंश्योर्ड था। सो 90% ऑफ द वेज, 90% of the month wage is provided as a monthly payment to the dependents of the deceased insured person। और इसमें भी इनकम लिमिट कितनी है? अब देखो, ये उसके डिपेंडेंट को दे रहा है, मतलब मिल रहा है पैसा। अगर वो इंसान की डेथ हो जाती है जो कि इसके अंदर इंश्योर्ड था, तो उसके पेरेंट्स को मिलेगा या फिर जो भी उसके डिपेंडेंट थे उसको मिलेगा। लेकिन एक इनकम लिमिट है कि अगर उसके जो डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, अगर उनके पास कहीं से भी पेंशन आ रहा है 10,000 या उससे ज़्यादा का, तो ये डिपेंडेंट बेनिफिट का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, ये कंडीशन लगी है। लेकिन अगर उनके जो डिपेंडेंट्स हैं उनकी जो सैलरी है, मींस जो उनका इनकम आ रहा है या फिर जो पेंशन आ रहा है वो 9,000 है या फिर उससे कम है हर महीने, तो ये बेनिफिट उठा सकते हैं, तो इनको ये डिपेंडेंट्स बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट इज फ्यूनरल एक्सपेंसेस। अब इस स्कीम के अंदर आपको फ्यूनरल और वो भी जो लास्ट राइट्स होते हैं वो करने के लिए आपको दिया जाता है कितना? 15,000। नाउ एग्जेम्पशंस फ्रॉम अदर एक्ट्स। अगर आप इसमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स उठा रहे हैं, आपको मैटरनिटी बेनिफिट मिल रहा है या फिर बहुत सारे डिसेबलमेंट बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट, इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं, तो अगर कोई डिफरेंट एक्ट है, अगर कोई बहुत अलग एक्ट है वो आपको सेम ही चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको 2 बार ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। सो एन एस्टैब्लिशमेंट कवर्ड अंडर दिस ESI एक्ट is exempted from the provisions of maternity benefit act 1961। उस पर ये एक्ट लागू नहीं होगा क्योंकि इनका खुद का एक मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है इस ESI एक्ट के अंदर। और एम्प्लॉयज़ कंपनसेशन एक्ट भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपको कंपनसेट किया जा रहा है, आपको डिसेबिलिटी के टाइम पर आपको पेमेंट भी मिल रहा है, मतलब आपको वेजेस दिए जा रहे हैं, तो ये कंपनसेशन एक्ट की इस पे मतलब इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। नाउ एक ESI कॉरपोरेशन बना था टू सुपरवाइज दिस स्कीम, ESIC बोलते हैं उसे। नाउ ESIC अब क्या करेगा? ये जो कॉरपोरेशन है ये एक सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर अपॉइंट करेगा
फॉर इंस्पेक्टिंग दीज कॉर्पोरेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज, और ये उनसे इंफॉर्मेशन ले सकता, मतलब ये एक्चुअली ईएसआई कॉर्पोरेशन बनाया गया था टू चेक कि जो भी इसके प्रोविजंस हैं वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन में रन कर रहे हैं कि नहीं, लोगों को उसका बेनिफिट मिल पा रहा है कि नहीं, उसका इंस्पेक्शन करेगा। और इस पर्पस के लिए एक सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर को अपॉइंट किया गया। वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है, बुक्स ले सकता है, डॉक्यूमेंट ले सकता है, रजिस्टर्स, मतलब सारी चीज़ों का इंस्पेक्शन ले सकता है, सब चीज़ों को मंगवा सकता है, देख सकता है। और ये जो एक्ट है ईएसआई एक्ट, दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू 575 डिस्ट्रिक्ट्स इन 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, बट इसमें लक्षद्वीप कवर नहीं है। अब ये पूछा जा रहा है इसमें कि ये जो एक्ट है ईएसआई एक्ट, इसमें एम्प्लॉयर है कौन? एम्प्लॉयर कौन हो सकता है? ओनर ऑफ द फैक्ट्री या फिर एचओडी इन केस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मतलब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तो ओनर नहीं होगा कोई, तो वहां पे कौन होगा? हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, उसको बोला जा रहा है एम्प्लॉयर। सो एम्प्लॉयर की जो भी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी काम है जो इस ईएसआई एक्ट में हो रहा है, मतलब 4% का जो कॉन्ट्रीब्यूशन जा रहा है, उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दोनों का हाथ है, तो एम्प्लॉयर का रोल तो है यहाँ पे। सो यहाँ पे जो अगर प्राइवेट है तो उसमें ओनर है उस फैक्ट्री का, अगर गवर्नमेंट है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, या फिर पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन एंड कंट्रोल इन केस ऑफ एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट, जिसपे कंट्रोल या सुपरविजन का पार दिया गया है, वो एम्प्लॉयर कहलाएगा। नाउ दिस एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लेबर। अब जैसे कोई कॉन्ट्रैक्ट पे किसी को काम पे रख रहे हैं, सो जो भी देखो, अब कॉन्ट्रैक्ट पे क्या होता है, कोई फैक्ट्री है, वो कॉन्ट्रैक्टर से बोलता है कि मुझे कुछ लोग चाहिए, तो वो कॉन्ट्रैक्टर लोगों को लेकर आता है। तो इस केस में जो भी फैक्ट्री ओनर है या फिर जो भी मेन एम्प्लॉयर है, वो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करेगा, वो कंट्रीब्यूशन देगा, एज अ एम्प्लॉयर का रोल प्ले करेगा, लेकिन वो बाद में कॉन्ट्रैक्टर से रिकवर भी कर लेगा। नाउ एम्प्लॉयज कौन है? persons employed for wages in factory or establishment to which ESI Act is applicable। अब जिस जिन establishment में ESI Act लग रहा है वो सारे इसके एम्प्लॉयज हैं। कॉन्ट्रैक्ट वाले भी एप्लीकेबल हैं, अप्रेंटिस और ये जो अप्रेंटिस के अंदर आते हैं वो भी एप्लीकेबल है, बट जो अप्रेंटिस एक्ट में कवर होते हैं वो इसमें एप्लीकेबल नहीं है। नाउ ये जो ईएसआई एक्ट है, ये स्पेशल नोट है, जो ईएसआई एक्ट है वो आर्म्ड फोर्सेस पे नहीं लगता है, और आर्म्ड फोर्सेस के लिए डिफरेंट पेंशन स्कीम्स हैं, डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। सो ये ईएसआई एक्ट है, इट्स नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस आर्म्ड फोर्सेस। नाउ इसके बाद हम लोग एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट करेंगे 1923 डिफरेंट वीडियो में। सो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ गिव अ पॉजिटिव फीडबैक। थैंक यू।